लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो छात्रों, जैसे कि आप लोगों ने पहला वीडियो मेरा देखा होगा, मौलिक अधिकार के कुछ भाग मैंने बताए थे, अब कुछ बच गए थे तो वो बाकी जो हैं वो हम अभी देखेंगे। और पहले आप जान ही गए होंगे कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग पढ़ ही चुके हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमने देख लिया था। अब अगला जो है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है और इसमें स्पष्ट है कि हमको धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। वैसे तो हमारे राष्ट्र का कोई विशेष धर्म नहीं है, हमारे राष्ट्र का कोई विशेष धर्म नहीं है, परंतु हाँ, हमारे देश के नागरिकों का जो भी धर्म है उनको पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और वही इस अनुच्छेद में कहा गया है। तो देखें, अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता तो है ही, साथ ही उसके अनुसार आचरण करना, यानी अगर जैसे उनकी विशेष उपासना का तरीका है या कोई उस प्रकार के विशेष वस्त्र हैं तो वो उसके दौरान पहन सकते हैं, इसमें किसी को अवरोध नहीं डालना चाहिए। और साथ ही वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, इसके लिए हमारे संविधान में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। परंतु हाँ, एक बात है, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, बार बार मैं बता रही हूँ कि यह अधिकार एक सीमा तक ही हम पर लागू होंगे यदि हमने इसमें कोई गलत कार्य न किए। तो यदि इसका हमारा उद्देश्य कुछ गलत होगा तो वहाँ पर हम पर बंधन लग सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 26, जैसे धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें जो हमारा धर्म है उसके लिए प्रबंधन करने की हमको स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 27 बोलता है कि धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जिस धर्म के हैं या जिस धर्म का प्रचार करना चाहते हैं उससे संबंधित हम उनको कोई आर्थिक सहायता या किसी भी प्रकार की सहायता देना, उसका पोषण करना चाहते हैं तो इसकी हमको पूर्ण स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी हम जिस धर्म को मानते हैं तो उससे संबंधित कोई शिक्षा का कार्य हो रहा है या फिर उपासना स्थल है तो वहाँ हम उपस्थित हो सकते हैं, यानी जा आ सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। इसमें हम पर कोई बंधन नहीं लगाया गया है। अगला है संविधान अनुच्छेद 29 व 30, जिसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। अब ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें विशेष रूप से नोट करिए कि यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही है। अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ क्या होता है कि जिनकी संख्या कम है। तो ये अल्पसंख्यकों को क्यों दिया गया है? क्योंकि इनकी संख्या अभी कम है तो इनका पर्याप्त विकास हो सके, इसलिए उनके लिए स्पेशली इसको बनाया गया है। तो क्या है इसमें? अनुच्छेद 29 बोलता है कि देश के किसी भी हिस्से में भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा व राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों में जाति, धर्म के आधार पर रोक नहीं लगाई जाएगी। मतलब वो जो अल्पसंख्यक हैं वह यदि अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का प्रचार करना चाहते हैं तो इसमें उन पर कोई रोक नहीं लगेगी। और फिर अगला है अनुच्छेद 30, क्या कहता है कि धर्म व भाषा के आधार पर शैक्षिक संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करना, यानी वह अपने शैक्षिक संस्थानों को खोल भी सकते हैं और उन पर प्रशासन भी कर सकते हैं, यानी उनको चला भी सकते हैं। ये हो गया। अब ये तो हो गया संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 और 30 थे। मैंने यहाँ अनुच्छेद 31 भी लिखा है। अनुच्छेद 31 को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि अनुच्छेद 31 पहले था किसके रूप में? संपत्ति के अधिकार के रूप में, और इसको हटा दिया गया है। परंतु मैंने इसको यहाँ इसलिए रखा कि याद दिला दूं कि अनुच्छेद 31 नहीं है, तो वो हट गया है और क्या हो गया है? 300A अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार के रूप में कन्वर्ट हो गया है वो। तो ये मैंने लिखा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों को हटाकर कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। ठीक है। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है स्टूडेंट्स,
पर ध्यान दें कि कई बार क्वेश्चन केवल इसी का आता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को विस्तृत रूप से लिखिए, और ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए इसमें कुछ कठिन कठिन शब्द दिख रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, ये थोड़े भारी भारी से शब्द हैं। आप लोगों के मन में आता भी होगा कि ये इतने सारे कठिन कठिन शब्द क्यों यूज़ किए गए। तो इसका कारण ये है कि यह जो संविधान के निर्माता हमारे जो थे, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि ये संविधान के निर्माता कोई हमारे समान सरल सहज नहीं थे। यह विशेष प्रकार के कानूनविद, बड़े बड़े वकील थे, तो निश्चित रूप से उनके शब्दों में भी भारीपन होगा, और यही कारण है कि ये सारे शब्द भी भारी भारी हैं। तो देखें, हम उसको थोड़ा सरल करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ जाएंगे। क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? यानी किसी के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अनुच्छेद 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट में रिट जारी की जा सकती है। यदि किसी को लगता है कि मेरे अधिकार जो है उनका हनन हो रहा है, तो वो दो जगह काम कर सकता है, अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के द्वारा वह हाई कोर्ट में द्वारा याचिका दायर कर सकता है। तो देखिए क्या है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में यदि अपराधी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने शामिल नहीं किया, उपस्थित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का अर्थ क्या होता है कि यदि कोई अधिकारी कर्तव्य विमुख है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कर्तव्य पालन हेतु से बाध्य किया जाता है। यदि कोई उच्च श्रेणी का सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको अपने कर्तव्य पालन के लिए बाधित कर सकते हैं। किसके तहत? परमादेश के द्वारा। फिर है प्रतिषेध लेख। ऊपरी न्यायालय या वरिष्ठ न्यायालय भी बोल सकते हैं, तो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देना कि यह कार्य आपके क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि उनका जो निचला कोर्ट है वह ऐसे काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि हाई कोर्ट ऐसा कर रहा है, या हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा कर रहा है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लग रहा है कि निचले अदालत ऐसे कार्य कर रही है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिषेध लेख के द्वारा उनको यह कहा जाता है कि आप यह जो कार्य कर रहे हैं ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके बाद है उत्प्रेषण। इसमें भी क्या है कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को रिट जारी होती है कि वह अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है, तो जो भी कोई लंबित मामला है वो हमको दे दो, तुम उस कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहे। अगला है अधिकार प्रच्छा। ये है किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने इस कार्य को किस अधिकार से किया। अगर ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उससे पूछा जा सकता है कि क्या तुम जानते हो ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, तुम किस अधिकार से इस कार्य को कर रहे हो। ये किसके तहत पूछा जाता है? अधिकार प्रच्छा के तहत। तो याद रखो, फिर से बोल रही हूँ कि यह जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको अवश्य याद कर लेना, यह किसी न किसी रूप में आता ही है। ठीक है। अब अगला है अनुच्छेद 33 या संसद। अब अभी तक अपन जो बात कर रहे थे कि ये जो मौलिक अधिकार हमको प्रदान किए गए, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको संरक्षण देते हैं। तो अब ये जो है अनुच्छेद 33, इसमें संसद को अधिकार है, ये लिमिटेशन वाले यानी संकुचित किए गए अधिकारों से संबंधित है कि सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी आदि को मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। इनके तहत क्या होता है, इन स्पेशल चीज़ों का मतलब जैसे सशस्त्र सेना है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, इनके अधिकारों को सीमित करने का कार्य अनुच्छेद 33 के तहत होता है। और इसके बाद अनुच्छेद 34 में संसद द्वारा सरकारी कर्मचारी या अन्य के कार्य को बरकरार रखना है या पुनर्निर्मित करना है। ये बात है, कोई सरकारी कर्मचारी के कार्य को रखना है कि नहीं और या इसका पुनर्निर्माण करना है, तो यह बात अनुच्छेद 34 के तहत होती है। और अंतिम है अनुच्छेद 35,
जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदना, वहाँ रहना, सरकारी नौकरी पाना या छात्रवृत्ति लेने से रोकने से संबंधित अनुच्छेद 35 है। तो इस प्रकार आपने यह जो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के सारी अनुच्छेद आपने देखे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब आपको समय आ गया है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम आने वाली है और ये क्वेश्चन भी समझ लो आने ही वाला है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। आगे फिर हम कुछ देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।